हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CCH में। और CCH में आज हम CDP नहीं, आज हम सीटेट की EVS की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग NCERT को कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ मैंने आपको पैडागोजी पार्ट भी कराया था। बस अब वो उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो चीज़ हमने NCERT में पढ़ी थी, वल्लम क्या है, एलिफेंट्स के बारे में पढ़ा था, शेल्टर्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स के फूड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी की प्रैक्टिस करेंगे कि हमें कितना याद है। थोड़ा सा रिवीजन करें उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी अपनी NCERT को थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि हमारा जो पेपर है सीटेट का, आपको पता है 30 मार्क्स का जो पेपर है उसमें 15 मार्क्स की जो है आपकी NCERT आती है और 15 मार्क्स का आपका जो है पैडागोजी पार्ट है। पैडागोजी के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आप प्रीवियस पेपर्स की रिवीजन करें, क्योंकि पैडागोजी कुछ ऐसा कंटेंट नहीं है जो कहीं से आप पढ़कर गए और फिक्स वो आ जाएगा, क्योंकि पैडागोजी एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। या तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कोई टीचर दे या आप ऑलरेडी टीचिंग पार्ट से जुड़े हो तो ही आपको पैडागोजी पार्ट समझ में आता है। लेकिन इतना भी टफ नहीं है अगर हम छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें और छोटी छोटी ट्रिक्स को ध्यान रखें। और कुछ कीवर्ड्स हैं, आज की क्लास में नोट्स तो नहीं बनेंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ की टर्म्स ज़रूर बताऊंगी। कुछ पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, कुछ हमारी नेगेटिव्स होती हैं, जिसकी वजह से हम आराम से अपना पैडागोजी पार्ट कर सकते हैं। और ये नेगेटिव और जो पॉजिटिव टर्म्स हैं वो सिर्फ आपकी EVS में ही नहीं होती, बल्कि वो क्या है आपके और अदर सब्जेक्ट्स में भी काम आएगी। तो बातें बहुत सारी हो गई हैं, जल्दी से अपने जो है प्रैक्टिस करते हैं। हमारा EVS का है जो पूरा पेपर है, हमने प्रीवियस पेपर उठाया है और देखते हैं किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। मैंने वो क्वेश्चन पेपर उठाया है जिसमें पैटर्न बदल चुका है। पहले हमारा EVS का जो पैटर्न होता था उसमें से 4 में से 1 आपको टिक लगाना होता था, लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता। आपको स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चंस आ रहे हैं और पूछा जाता है A स्टेटमेंट ये कहती है, R स्टेटमेंट कहती है R ठीक है या A ठीक है, कुछ इस तरह के पैटर्न के फॉर्म में है। तो आज हम प्रैक्टिस भी उसी फॉर्म में ही करेंगे। तो चलिए देखिए, आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। आप लोगों के पास एक क्वेश्चन आया है कि A और R जो है उसको ध्यान से पढ़ो, और आपने उसको पढ़कर ही नीचे कुछ क्या दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन, 2 आपको स्टेटमेंट दी गई हैं और आपने उसका आंसर करना है। क्या कहता है, पहली स्टेटमेंट कहती है रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वॉर्म एक क्या करता है, अपनी फीमेल को उसकी स्मेल से कई किलोमीटर पहचान लेता है। यानी कि रेशम का कीड़ा अपनी जो फीमेल है उसको अपनी गंध से कई किलोमीटर पहचान लेता है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि जो कुछ फीमेल्स होती हैं वो क्या करती है, स्मेल छोड़ती हैं, और उस स्मेल का नाम क्या होता है, फेरोमोन्स उसका नाम होता है, जिसकी वजह से जो मेल इंसेक्ट हैं वो उस फीमेल को पहचान लेते हैं। अब पहले आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। ये आपकी 5th की बुक का NCERT का पहला ही चैप्टर है। आप उस ध्यान से पढ़िएगा, मैंने कहा NCERT से बाहर चैप्टर नहीं आता। तो NCERT का पहला चैप्टर सुपर सेंसेस है, जिसमें हमने पढ़ा आंट्स के बारे में कि चींटियाँ चलते समय अपने पीछे क्या करती हैं, एक स्मेल छोड़ती हैं, जिससे बाकी चींटियों को ये पता चल जाता है कि जो फूड है वो किस डायरेक्शन में है। दूसरा, इसी में हमने मॉस्किटोज़ के बारे में पढ़ा कि मॉस्किटोज़ हमें अंधेरे में भी काटते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, इसी वजह से वो हमें अंधेरे में काट लेते हैं। इसी के ही उसमें हमें दिया गया सिल्क वॉर्म के बारे में कि सिल्क वॉर्म एक ऐसा इंसेक्ट है, एक ऐसा मेल इंसेक्ट है जो क्या करता है, अपनी फीमेल को उसकी स्मेल से पहचान लेता है। NCERT ने हमें इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके स्टेटमेंट में दे दिया। तो अब आप बताइए क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं? जी हाँ, रेशम का एक सिल्क वॉर्म एक ऐसा मेल इंसेक्ट है जो अपनी फीमेल को कई किलोमीटर से पहचान लेता है, वो भी उसकी स्मेल की वजह से। तो A आर ट्रू। देन दूसरा कहता है R जो है वो, क्योंकि वो स्मेल छोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो स्मेल रिलीज कर ही रहे हैं, तो वो भी ठीक है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट आर क्या है, बोथ आर स्टेटमेंट ट्रू, यानी कि दोनों कथन क्या है, सही है। और R जो है वो A को सही ढंग से क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, A सही है किंतु R गलत है। नहीं भाई, A भी सही है और R भी सही है। B कहता है A सही है किंतु R सही नहीं है, उल्टा कर दिया, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमारा ये आंसर तो हो ही नहीं सकता था। तीसरा कहता है दोनों कथन सही है, लेकिन R जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है भाई, क्योंकि दोनों ही इंसेक्ट के बारे में बता रहे हैं और दोनों ही हमें मेल और फीमेल के बारे में बता रहे हैं कि मेल इंसेक्ट जो है अपनी फीमेल को क्या करता है, कई किलोमीटर की उससे पहचान लेता है, क्योंकि वो अपने पीछे एक स्मेल रिलीज करते हैं जिसे फेरोमोन्स के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पैडागोजी के पार्ट से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि EVS का ये आया हुआ क्वेश्चन दोबारा कहीं CDP या किसी और सब्जेक्ट में आपको देखने को ना मिले। क्वेश्चन क्या कहता है, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के बारे में बताना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, यानी कि इनमें से जो भी विच ऑफ द फॉलोइंग जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें सबसे बेस्ट सही चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच या लेवल कौन सा है। याद रखिएगा, टीचिंग मेथड्स की बात करें
हमारे पास दो तरह के टीचिंग मेथड्स हैं, एक चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है और एक हमारे पास टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच बच्चे को एक्टिव पार्टिसिपेशन की तरफ लेकर जाती है, जबकि टीचर सेंटर्ड अप्रोच बच्चा पैसिव होता है और टीचर एक्टिव होती है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसमें ये बात हमें यूज़ करनी है। सबसे पहले देखिए, लेक्चर मेथड जो होता है, व्याख्यान जो होती है, वो चाइल्ड सेंटर्ड की अप्रोच की को सपोर्ट नहीं करती। दूसरा, प्रदर्शन भी नहीं करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर क्या कर रही थी, कोई प्रैक्टिकल कर रही होती है और बच्चा जो है पैसिव लर्नर की तरह देखता है। यानी कि चर्चा करना, ये तो आपको पता है, छोटे बच्चों को छोटी छोटी बातों पे टीचर्स क्या करती है, क्लास में क्या करती है, डिस्कशंस कराती हैं। दूसरा, सर्वे भी कराती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बारिश के टाइम पे क्या किया जाता है, बच्चों को एक लिस्ट दी जाती है, एक पेपर दिया जाता है और कहा जाता है कि घर घर जाकर काउंट करके आओ कि कितने जो है हमें बर्तनों में पानी मिला, या इस तरह का छोटा मोटा सर्वे उनसे करवाया जाता है। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है। अब मैं आपको एक तरीका और भी बताती हूँ। अब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि इसमें लेक्चर मेथड जो है, व्याख्यान जो है वो क्या है, गलत है, तो मैं इसको हटा दूंगी। ये हट गया मेरा, एंड देन ये मेरा 50% काम हो गया है। अब बचा 50%। अब दूसरे में मुझे श्योरिटी है कि ये जो है प्रदर्शन विधि ये नहीं करते हैं, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस के लिए होती है, और याद रखिएगा स्पेशली इसे मैथ्स के लिए, ठीक है, मैथ्स के लिए और साइंस के लिए यूज़ करते हैं। और हम किस सब्जेक्ट की रिवीजन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ईवीएस की। इसीलिए तो हमें बेस्ट आंसर मिल गया है कि बी भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें आंसर मिला ए एंड क्या हो जाएगा, डी। ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ही पेशेंस के साथ समझकर एनालाइज करके तभी आंसर करिएगा। जल्दबाजी में ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और हम लोगों ने अपने उसमें पढ़ा होता है। तो ये आराम से मुझे मिला, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए एंड डी, यानी कि बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आप चाहते हैं कि छात्र जो है सहपाठी शिक्षण, सहपाठी शिक्षण होता क्या है भाई, पेयर लर्निंग की बात हो रही है। पेयर लर्निंग का मतलब होता है ग्रुप में किसी चीज़ को सिखाना। इसके लिए आप क्या करोगे, अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास के बच्चे जो हैं वो ग्रुप लर्निंग करें, ग्रुप लर्निंग मतलब ग्रुप में एक साथ सीखें। पहली बात तो एज अ टीचर जब आप ग्रुप बनाते हो, कभी भी आप गौर करिएगा, जब एक टीचर कोई ग्रुप बनाती है तो कभी भी क्लास के टॉप 5 बच्चों का एक ग्रुप नहीं बनता है, बल्कि उन 5 टॉप 5 के क्या बनते हैं, 5 ग्रुप बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं देखो जरा। क्या मैं क्या करूं, परीक्षा में प्राप्त अंक यानी कि नंबर्स के अकॉर्डिंग बच्चों के ग्रुप बनाऊं, बिल्कुल नहीं। ग्रुप कभी भी मार्क्स के आधार पर नहीं बनते। दूसरा, 4 से 5 छात्रों को रोल नंबर वाइज बनाऊं, ये भी कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है 1 से लेकर 4-5 रोल नंबर में वो सारे 5 टॉप 5 बच्चे ही आ जाएं, ये भी गलत है। तीसरा कहता है समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। पहली बात तो सेम जेंडर के ग्रुप बनाऊं, कि बॉयज़ बॉयज़ का एक ग्रुप बनाऊं, गर्ल्स गर्ल्स का एक ग्रुप बनाऊं, ऐसा क्लास में नहीं करना है। ग्रुप कभी भी ऐसे नहीं बनते हैं कि सिर्फ एक स्पेशल गर्ल्स का ही ग्रुप होगा या स्पेशल एक बॉयज़ का ही ग्रुप होगा, तो हम कह सकते हैं ये भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, क्योंकि मुझे पेयर लर्निंग करानी है। पेयर लर्निंग का मतलब होता है जहाँ हेल्प हो, जहाँ ग्रुप में हो, और जहाँ पर ग्रुप होगा वहाँ पर भागीदारी तो होगी और हेल्प भी होगी, सहयोग भी होगी, जहाँ पर बच्चा कोऑपरेट कर सके। एक ऐसा ग्रुप जिसमें 4 से 5 लोग हैं और आपस में क्या करते हैं, बहुत ही एडजस्टमेंट के साथ क्या करते हैं, ग्रुप काम करते हैं, तो हम ऐसा ग्रुप जरूर बनाएंगे। और विषम तो बनाएंगे, सेम जेंडर के नहीं बनाएंगे, उसमें गर्ल्स भी होंगी और उसमें बॉयज़ भी होंगे, और हम उसको सिर्फ इस आधार पर बनाएंगे कि बच्चे आपस में एक ग्रुप लर्निंग की तरह काम कर सकें। चलिए अब आता है एनसीईआरटी बेस। फिर एनसीईआरटी 4th की बुक से हमारा एक क्वेश्चन आया, आपको डिज़ाइंस के ऊपर एक क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है पोचमपल्ली। आपको बता दूं एनसीईआरटी की बुक है जिसमें हमने पोचमपल्ली के बारे में पढ़ा था। पोचमपल्ली एक बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है जो हमें कांजीवरम साड़ियों पर देखने को मिलता है। आपको भी यहाँ दिया गया है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिज़ाइन की चमकदार रंगों की साड़ियाँ विशेष रूप प्रकार की बनाई जाती है, जिन्हें पोचमपल्ली कहते हैं। ये कहाँ पर है भाई, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में या कर्नाटका में। तो पहले तो आपको बता दूं कि पहले की जो एनसीईआरटी की बुक थी उनमें आंध्र प्रदेश था, लेकिन अभी आपको पता है कि आंध्र प्रदेश का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, तेलंगाना कर दिया गया है। तो नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना, यानी कि ये पोचमपल्ली डिज़ाइन हमारे पास कहाँ पर है, तेलंगाना में। और याद रखिएगा ये कांजीवरम साड़ियों पर, स्पेशली सिल्क की जो साड़ियाँ बनती हैं उन पर ये डिज़ाइन हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थीम्स। ये तो मैंने आपको जब मेरी ईवीएस की पहली वीडियो आई थी उसमें मैंने बहुत ही डीपली आपको समझाया था कि हमारी एनसीईआरटी क्या करती है, पूरे ईवीएस को थीम्स में बांटती है। ईवीएस को कितने थीम्स में बांटा है उन्होंने, 6 थीम्स में बांटा है। नाम याद है आप लोगों को, क्या है, एक है फैमिली एंड फ्रेंड, दूसरी हमारे पास आती है फूड, तीसरी हमारे पास आती है शेल्टर वाटर, ठीक है, और हमारे पास क्या आती है थिंग्स वी मेक एंड डू, और इस तरह से करके हमारे पास ये 6 हैं। अब आपसे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा है कि ईवीएस में के पाठ्यक्रम को 6 थीम्स में बांटा गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, कि कौन कौन से में है, जल यानी कि पानी में बांटा गया है, आपसी संबंध यानी कि रिलेशनशिप में बांटा गया है,
आपसी संबंध यानी कि फ्रेंड एंड फैमिली, आपसी उसमें बता रहे हैं भोजन, यातायात, आवास और वस्तुएं कैसे बनती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब देखो जरा क्या कहता है, क्या आपसी संबंध है या फैमिली एंड फ्रेंड है? आपसी संबंध तो हमारी क्या आती है, एक तरह से देखा जाए तो वो तो हमारी सब थीम है। रिलेशनशिप जो है वो क्या है, सब थीम में काउंट होता है। दोबारा ध्यान से देखिएगा, छोटी सी एक उससे डिफरेंस से ही हमारे आंसर चेंज हो जाते हैं। ईवीएस के पाठ्यक्रम को 6 थीम्स में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, ठीक है, उसके बाद है आपका भोजन, यातायात, आवास और वस्तुएं कैसे बनती हैं। दूसरा कहता है ईवीएस की थीम जो है बच्चों को बहुत ही करीब से जोड़ती है। ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है कि ऑप्शन ए जो है वो सही है और बी जो है वो गलत है। ठीक है, ए कथन गलत है और कक्षा कथन 2 जो है वो सही है। दोनों ए और सही हैं और दोनों ही गलत हैं, ना तो दोनों सही हैं ना ही दोनों गलत है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड आया आपसी संबंध यानी कि रिलेशनशिप, जबकि रिलेशनशिप हमारी जो है थीम ना होकर हमारी क्या है, ये हमारी सब थीम में काउंट होती है। याद रखना, ये थीम नहीं है, ये क्या है, ये फैमिली एंड फ्रेंड की सब थीम है। तो ए जो है वो गलत है और बी जो है वो सही है। तो आप आंसर देख लीजिए किसमें मिलेगा, कथन ए जो है वो सही है और कथन बी जो है वो गलत है। अगर मैं ध्यान से ना पढ़ूँ ना तो मुझे ऐसा लगेगा बोथ आर ट्रू। बोथ आर ट्रू क्यों लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है ईवीएस ने थीम्स को कितने पार्ट्स में बांटा है, 6 थीम्स में बांटा है। जबकि उसके बाद क्या है, इसमें क्या करते हैं, इसको थीम्स में बांटा, लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना है, हमें पता होनी चाहिए थीम्स क्या हैं और सब थीम्स क्या हैं। थीम्स हमारी 6 हैं। फैमिली एंड फ्रेंड की रिलेशनशिप सब थीम में काउंट होती है और देखिए सब थीम को भी थीम में ही क्या कर रखा है, बांट दिया गया है। तो यहाँ पे 6 थीम्स में से आपसी संबंध जो है वो थीम नहीं है, वो सब थीम है। इसीलिए मेरा आंसर फर्स्ट सही है और सॉरी फर्स्ट जो है मेरा गलत है। सही आंसर लगाओ भाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया है कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारी सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ईवीएस की थीम है वो बच्चों को जीवन से करीब करती है, रियल लाइफ से कनेक्ट करती हैं, क्योंकि जितने भी इसमें जो थीम्स दी गई हैं वो कहीं ना कहीं हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीसी पैटर्न के बारे में हमें पूछ रहा है। आपको पता होगा सीसी पैटर्न, जिसमें मैंने आपको बताया था सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स, ठीक है, ये पूछ रहा है कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स क्या है, होलिस्टिक वे में पूछ रहा है। याद रखिएगा, एक तो ये वर्ड बहुत पॉजिटिव है, होलिस्टिक को हम कहते हैं समग्र तरीका, बहुत 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 पॉजिटिव टर्म में काउंट होता है। जब भी आपसे कोई पॉजिटिव चीज़ पूछी हो कि इन चारों में से कौन सी सही है और आपको ये होलिस्टिक वर्ड मिलता है, नो डाउट आपका करेक्ट आंसर है। आप बिना पढ़े, ऐसे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि चाहे आपका एनसीएफ हो, एनईपी हो, कोई भी हो, वो चाहते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक होना चाहिए, वो समग्र होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बता दिया होलिस्टिक वे का मतलब क्या है कि समग्र यानी कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट। क्योंकि मैं ईवीएस की पैडागोजी करा रही हूँ, मैं ईवीएस का पेपर सॉल्व करा रही हूँ, तो यहाँ पर जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, जिस होलिस्टिक डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ, मैं ईवीएस को ध्यान में रख कर रही हूँ। ठीक है, तो देखिए जरा, नीचे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कि एक्टिविटीज़ कराएं और बच्चों को रेटिंग स्केल दें, यानी कि उसको ग्रेडिंग सिस्टम दें, रेट दें A1 A2 ये। ठीक है भाई, करते हैं। पोर्टफोलियो दिया हुआ है, टीचर का ऑब्जर्वेशन, शिक्षक का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। खाली टीचर के ऑब्जर्वेशन से क्या हो जाएगा भाई, खाली टीचर का ऑब्जर्वेशन तो सिर्फ एक मेथड है जिससे पता चलेगा कि बच्चों को लर्निंग गैप्स कहाँ कहाँ है। वार्षिक और अर्धवार्षिक यानी कि फाइनल और हाफ ईयरली एग्जाम। याद रखिएगा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको एक तरीका बताती हूँ। प्राइमरी लेवल पर जब आप ईवीएस पढ़ाते हो, ईवीएस हमारा क्या है, एक रियल लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स मैटर नहीं करते। बच्चा अपने आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में क्या जानकारी रखता है, ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इसके लिए हर स्कूल में प्राइमरी लेवल पर इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट का एक पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो बच्चे की स्किल्स के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में बताता है। यानी कि सबसे जो बेस्ट तरीका होगा वो क्या होगा, वो पोर्टफोलियो होगा। अब कई इसमें क्या सोचेंगे कि इसके लिए रेटिंग, खाली रेटिंग स्किल तो बच्चे का सिर्फ एकेडमिक एरिया बताएगा, जबकि हमें तो यहाँ पर बच्चों की क्या जाननी है, उनकी सोशल स्किल्स को जानना है कि बच्चे की सोशल स्किल्स क्या हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। चलिए नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन कहता है ईवीएस के एक टीचर है और अपने जो स्टूडेंट हैं उनको एनिमल्स के बारे में पढ़ा रही है, और एनिमल्स तो हमारी एक थीम भी है। पूरा पेपर जो है, चाहे एनसीईआरटी का हो या पैडागोजी का हो, पूरा का पूरा थीम्स बेस्ड पेपर है ये। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जानवरों के बारे में पढ़ा रही है तो उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो नीचे वाली लाइन को जरूर पढ़िएगा, ऐसे में हम गलती जरूर करते हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा, 4 स्टेटमेंट पढ़ी, उसके बाद का आधा पार्ट पढ़ते ही नहीं है, ऐसे में गलती होने के चांसेस रहते हैं।
क्या कहता है भाई, टीचर को क्या क्या करना चाहिए, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। उस टीचर कहे कि उनके आसपास या जहाँ पर वो घुमाने के लिए बच्चों को लेकर गई है वहाँ के आसपास के जानवरों के नाम लिखो। चलो भाई, हो सकता है, क्योंकि हम बच्चों को एनिमल्स नेम लिखने के लिए देते हैं, चाहे पैट एनिमल हो चाहे वाइल्ड एनिमल हो, जो भी है देते हैं। दूसरा कह रहा है विभिन्न जानवरों, ठीक है, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करें। बिल्कुल, जानवरों की गतिविधियां यानी कि जानवर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो जानवरों की एक्टिविटीज़ को बच्चा कैसे ऑब्जर्व करेगा, छोटा ही बच्चा है। दूसरा है अवलोकन के आधार पर जानवरों को वर्गीकृत करना। अवलोकन के आधार पर जानवरों को वर्गीकृत करने का मतलब है जानवर दो तरह के होते हैं, एक पैट एनिमल और एक वाइल्ड एनिमल, आपको पता ही होगा। तो ये काम भी टीचर करवाती है। हम इसे भी पॉजिटिव में ही रखते हैं, लेकिन आंसर जो हमारा है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तीसरा कहता है जानवरों को परिभाषित करना। ये काम बच्चा कभी नहीं करेगा, याद रखना। ये काम क्या होगा, कभी भी नहीं किया जाता। छोटा बच्चा इतना बड़ा नहीं है कि वो एनिमल्स को डिफाइन कर सके। देखो जरा, तो मेरे को पता है डी जो है वो मेरा क्या है, गलत है, तो डी हटा दिया मैंने। और ये पूछ रहा है उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है, नॉट ही पूछा था। और ये पॉजिटिव हो गया, चलो नाम लिखवा लिए, अवलोकन कर लिया, ये भी कर लिया। तो क्या काम नहीं करेंगे हम, डी वाला काम, उपयुक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए मतलब ठीक नहीं है, नॉट में पूछ रहा है। कॉमन सी बात है, ध्यान से दोबारा देखिएगा, जब भी ये हमारा परिभाषित वाला शब्द आता है ये रोट लर्निंग की तरफ इंडिकेशन करता है, और इसे हम एक नेगेटिव टर्म में काउंट करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को परिभाषित करना मतलब उनको रोट लर्नर बनाना। बच्चों को हमें रोट लर्नर नहीं बनाना है, हमें बच्चों को में ऑब्जर्वेशन की पावर लेकर आनी है, हमें बच्चों को सिखाना है कि कौन कौन से एनिमल डिफरेंसेस बताने हैं। हम बच्चों को जब डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिखाते हैं तो हम उन्हें बता पाते हैं कि पैट एनिमल्स क्या होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं। तो ये सारे काम तो नॉट में पूछा था, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी से, फिर से हमारी एनसीईआरटी का एक चैप्टर है बिजी मंथ। बिजी मंथ में हमने डव के बारे में पढ़ा, इंडियन रॉबिन के बारे में पढ़ा, वीवर के बारे में पढ़ा, कॉपर स्मिथ के बारे में पढ़ा, सनबर्ड के बारे में पढ़ा। अगर आपने अब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़िए। ऑलरेडी हमारी 2 वीडियोज़ हैं जिसमें पूरा ऑलमोस्ट आपका 70 to 80% एनसीईआरटी मैंने उसमें कवर किया है। और अगर आप वो भी नहीं किए तो एनसीईआरटी की बुक्स तो ज़रूर पढ़िएगा। बिना एनसीईआरटी की बुक्स पढ़े सीटेट का ईवीएस का पेपर देने मत जाइएगा, क्योंकि हर बार का यही है कि पूरा का पूरा पेपर हमारा एनसीईआरटी से ही आता है। तो अभी जो मैंने बोला एक चैप्टर दिया गया बिजी मंथ, बिजी मंथ में सबसे पहले डव दिया गया, जिसे हम फाख्ता भी कहते हैं। ये वाइट कलर का कबूतर होता है और ये क्या करता है, मेहंदी की पेड़ में या मेहंदी के जो ट्रीज़ होते हैं, पेड़ जो होती हैं, झाड़ियाँ जो होती हैं, उसमें अपना नेस्ट बनाता है। इंडियन रॉबिन है, वो क्या करती है, कलचिड़ी है, वो अपना नेस्ट वेस्ट मटेरियल से बनाती है। कोयल है जो अपना नेस्ट कभी भी नहीं बनाती, हमेशा क्रो के नेस्ट में क्या करती है, एग ले करती है। और क्रो एक ऐसा बर्ड है जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर घोंसला बनाता है। पहले सुन लीजिए, फिर हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास टेलर बर्ड, दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया का जैसा नाम वैसा काम, 2 लीव्स को आपस में सिलती है और अपना नेस्ट बनाती है। एक और हमारे पास है कॉपर स्मिथ, जिसे हम बसंत गोरी भी कहते हैं। बसंत गोरी एक स्पेशल स्पैरो है जो क्या करती है, जून जुलाई में टुक टुक का साउंड करती है। अगर आपसे पेपर में पूछें कि कौन सी ऐसी बर्ड है जो जून जुलाई में टुक टुक का साउंड करे, तो उसका नाम है, इंग्लिश में हम उसे कहेंगे कॉपर स्मिथ। उसे आप बारबेट बर्ड भी कह सकते हो और हिंदी में हम उसे बसंत गोरी कहते हैं। एक और बर्ड है सनबर्ड, जिसे हिंदी में शक्करखोरा कहा जाता है। इसका जो नेस्ट होता है हमेशा हमें उल्टा टहनी पर लटका हुआ मिलेगा। एंड देन लास्ट हमारे पास आती है वीवर। वीवर एक स्पेशल बर्ड है जिसमें ओनली मेल्स ही नेस्ट बनाते हैं, फीमेल्स नेस्ट नहीं बनाती। याद रखिएगा, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ओनली मेल्स ही बनाते हैं, फीमेल वीवर कभी भी नेस्ट नहीं बनाती। वो क्या करती है, वो देखती है कि जो कितने सारे नेस्ट बने हैं, उसको जो अच्छा लगता है उसमें वो अपना एग ले करती है। तो हम ये कह सकते हैं, अब हमारे पास उसी से क्वेश्चन आया, कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। अभी बताया मैंने, सनबर्ड के बारे में बता चुकी हूँ, उल्टा लटकते हुए घोंसला बनाता है। कलचिड़ी, इंडियन रॉबिन के बारे में बता चुकी हूँ, स्टोर रूम में कहीं पर भी बना लेगी। जो क्रो है, कौवा जो है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना नेस्ट बनाता है। हमें आंसर मिल गया। फाख्ता अभी मैंने बताया, इसको हम डव भी कहते हैं। डव वाइट कलर का क्या होता है, कबूतर होता है। तो प्लीज़ एनसीईआरटी को अपना बेस बना लीजिए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। अब आते हैं पैडागोजी का। एनसीईआरटी का जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो स्टार्टिंग में ही आपको इवैल्यूएशन के मेथड्स बताए गए हैं कि अगर आप ईवीएस के टीचर हैं, आप बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो कौन कौन से तरीके, कौन कौन से असेसमेंट अप्रोचेस आप जो है वो यूज़ करोगे। उसी के आधार पर इतना बड़ा एक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया। मैं भी आपको 2 से 3 मिनट का टाइम ज़रूर दूंगी, आप इसे पूरा रीड करिए। क्वेश्चन कहता है, कक्षा 5 की ईवीएस की टीचर है नीना।
अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रही है, एक असाइनमेंट दे रही है और उन्हें पास के किसी जो है फार्म हाउस लेकर जा रही है, ठीक है, कृषि फार्म हाउस लेकर जा रही है। कृषि के दौरान किसानों द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले टूल्स हैं यानी कि उपकरण हैं और उनके द्वारा जो उगाई जाने वाली फसल हैं उनकी जानकारी, यानी कि टीचर क्या कर रही है, बच्चों को एक जो है कृषि फार्म जो है वहाँ लेकर गई है और ये बताना चाह रही है कि किसान कौन कौन से बीज यूज़ करते हैं और कौन कौन से टूल यूज़ करते हैं, ये बताना चाह रही है, ठीक है। ये है उनके, ये उन्हें फ़ोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया कौशल यानी कि कौन से स्किल्स सीखने के संकेत यानी कि इंडिकेशन दे रहे हैं कि वहाँ से बच्चा जो सीख कर आएगा वो क्या क्या चीज़ें सीख कर आएगा। एनसीईआरटी ने आपको ऑप्शन दिए हैं, परिकल्पना सीख कर आएगा, परिणाम निकालना सीख कर आएगा या अभिव्यक्ति करना सीख कर आएगा। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। क्या बच्चा वहाँ पर अनुमान लगाएगा, प्रयोग करेगा, अवलोकन करेगा, प्रश्न करेगा, अभिव्यक्ति करेगा, परिणाम निकालेगा, प्रश्न पूछेगा, प्रयोग करेगा या पर्यावरण के प्रति संवेदना लेकर आएगा। याद रखिएगा अपनी तरफ से आंसर नहीं है, क्या है इसमें बच्चा क्या क्या, पहले तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो ये रिवीजन करने के बाद आप एनसीईआरटी का फ्रंट पेज देखिएगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या कहता है, पहली बात तो यहाँ पर देखिए, बच्चे कभी भी जो है परिकल्पना उन्होंने असेसमेंट का पार्ट नहीं माना है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने अनुमान को भी नहीं यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, एक परिणाम निकालना भी नहीं माना है। और तीसरा, यहाँ पर अनुमान भी नहीं लगेगा, प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता है बच्चा। बच्चा जो करेगा, एक तो क्वेश्चन पूछेगा, एक प्रयोग क्योंकि बीज डालने का है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करेगा वो सेंसिटिविटी करेगा पर्यावरण के प्रति, यानी कि वो देखेगा कि हमारे इन्वायरमेंट में चीज़ों को कैसे बनाया जाता है। हमारी एक थीम है, थिंग्स वी मेक एंड डू, उसमें हम यही सिखाना चाहते हैं। तो इसमें से मैंने कोई भी चीज़ अपनी तरफ से ऐड नहीं की, जो एनसीईआरटी कहती है उसके आधार पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। जो मैंने क्रॉस किए हैं आप ये मानकर चलिए, ये असेसमेंट अप्रोच जो है वो ईवीएस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नॉट मी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यूज़ नहीं होती। इसके अलावा जितने भी ये मेथड्स इन्होंने अभी हमें बताए हैं ये एनसीईआरटी यूज़ करती है। एनसीईआरटी ने कम से कम हमें 9 से 10 मेथड्स बताए हैं, आप उनकी लिस्ट बनाइए, नोट्स बनाइए और उन्हें याद करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की थीम को दर्शाता है। थीम्स 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 आई हुई हैं, हर जगह थीम्स, अगर थीम्स आती है तो आई थिंक मुझे लगता है ये वाला पेपर तो सबका ही क्लियर हो जाना है। थीम्स मैंने बताई, टोटल थीम्स कितनी है हमारे पास, 6 हैं। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड, मिल गया है भाई, फैमिली एंड फ्रेंड है। यात्रा भी है, प्राकृतिक संसाधन रिसोर्सेज की बात वो नहीं करते, 6 थीम्स में कहीं पर भी नेचुरल रिसोर्सेज वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। दूसरा, आवास यानी कि शेल्टर करते हैं, ट्रैवलिंग ट्रैवल भी करते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं वो, ये भी चीज़ें जो हम बनाते हैं वो भी करते हैं। अब देखो ज़रा, तीसरा हमारे पास आ जाता है यानी कि चीज़ें जो हम बनाते हैं, बल्कि चीज़ें कैसे बनती हैं, ये थीम है। थिंग्स वी मेक एंड डू है, यानी कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये गलत है। तीसरा, ठीक है, मौसम है, जल है, यात्रा, ये तीनों तो हैं। एक और ले लें, भोजन है, पदार्थ, वस्तुओं के बारे में नहीं बताया, तो जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है हमारा ये सी आंसर हो जाएगा, यानी कि इन्होंने इनकी बातें नहीं की। थीम्स को पढ़ लो भाई, सही ढंग से पढ़ लो। चलिए, अब एक डॉक्टर है, क्वेश्चन आया है, ये भी हमारा एनसीईआरटी 5th से ही आया है। देखो जरा, डॉक्टर मरीजों से क्या कर रहा है, डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान कर रहा है और खून की जांच की है। अब कॉमन सी बात है, ये तो हमें पता ही है। क्या ये होमोग्लोबिन का पता चलेगा, बिल्कुल नहीं। क्या उसके लोह तत्व उसके बारे में पता चलेगा, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। दूसरा, ये क्या इसकी उपस्थिति बताता है, बिल्कुल नहीं, वो तो पानी के अंदर होती है, ये तो ब्लड टेस्ट है। उसके ब्लड में पाए गए हैं जीवाणु, जिसकी वजह से उसको क्या पता चला है कि उसको क्या हो गया है, उसके खून से पता चला कि उसको मलेरिया हो गया है। अच्छा, आपको ये पता है कि मलेरिया के मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है, इसकी खोज किसने की। ये तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये आ गया कि उसके खून टेस्ट से जीवाणु आए और उसको ये हो गया। तो आप ये बताइए कि मच्छर के काटने से हमें मलेरिया हुआ, इसकी खोज किसने की। और अगर मलेरिया हो भी गया है तो जो पेशेंट है उसको जो दवा दी जाती है, जो एंटीडोज दिया जाता है, उस डोज का नाम क्या है। पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो नोट्स जरूर बनाइएगा। मच्छर के काटने से हमें मलेरिया होता है, ये हमें रोनाल्ड रोस ने बताया था 1902 में। 1902 में रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के बारे में बताया, जिसके लिए उन्हें इंटरनेशनल नोबेल पुरस्कार मिला था। साथ ही उन्होंने हमें एक एंटीडोज भी बताया कि मच्छर के काटने पर अगर किसी को मलेरिया हो गया है तो उसे सिनकोना, हम उसमें बोलते हैं छिनकोना भी बोल सकते हैं, पर ऐसे प्रॉपर हिंदी में अगर हम बोले तो उसे सिनकोना पेड़ की छाल की दवा दी जाती है। तो याद रखिएगा, अपोजिट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि मच्छर के काटने से मलेरिया हुआ, इसकी खोज किसने की, रोनाल्ड रोस ने की, 1902 में की थी। और अभी हमारे वो अपोजिट क्वेश्चन आया है कि कैसे पता चला, तो जीवाणुओं की वजह से पता चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक यानी कि जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक्स हैं उनको स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ने के लिए एनसीएफ क्या बात सपोर्ट करता है।
यानी कि जो हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक्स हैं, यानी कि जो इससे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आपका भी जो 15 नंबर का पैडागोजी का एनसीईआरटी का जो पेपर आ रहा है वो भी तो टेक्स्ट बुक ही है। वो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ क्यों लगाई गई है, उसका क्या पर्पस है, वो किसकी और हमें इंडिकेशन देती है। तो ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि मैं कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें बताऊंगी। याद रखिएगा यहाँ पर थर्ड पॉइंट में विद्यार्थी ईवीएस की महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए, ये जो याद होता है ना, इसका मतलब होता है रोट लर्निंग, रिकॉल करना। कभी भी इसको पॉजिटिव में काउंट नहीं करना है, चाहे मैथ्स हो, ईवीएस हो, सीडीपी हो। तो नेगेटिव चीज़ को मैंने एक हटा दी, जबकि मुझसे यहाँ पॉजिटिव पूछी गई है। दूसरा कहता है कि जो टेक्स्ट बुक है वो केवल एकमात्र सोर्स है, ओनली वन सोर्स है बच्चों को सिखाने का। बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी कहती है टेक्स्ट बुक को आउटसाइड से जोड़ना है। टेक्स्ट बुक को आपने क्या करना है, बच्चे की रियल लाइफ से जोड़ना है। तो हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्रोत है, ये भी गलत है। अब मेरे पास बच गए दो, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कहता है पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम का ज्ञान निर्माण करने में सहायता देती है। बिल्कुल देती है, गलत नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर एक आंसर ठीक होगा और एक आंसर ज़्यादा ठीक होगा, आप इसको कंफ्यूज होने वाले हो, पर मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि कौन सा आंसर ठीक है और कौन सा आंसर ज़्यादा ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी जो भी सोर्सेज हैं उनके बारे में सीखने में हेल्प करती है भाई। जो 6 थीम्स हैं वो फूड्स के बारे में बता रही हैं, शेल्टर के बारे में बता रही हैं, थिंग्स के बारे में बता रही हैं, रिलेशनशिप्स के बारे में बता रही हैं, तो गलत नहीं है। दूसरी कहती है शिक्षकों को पाठ्य पुस्तक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी ठीक है और ये स्टेटमेंट भी ठीक है। टेक्स्ट बुक टीचर के लिए एक रिसोर्स ही होती है, काम करती है। पर अभी मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चन पूछा गया था कि ज़्यादा सपोर्ट किसको करती है, बाहर से जोड़ रही है। ये लाइन ध्यान से पढ़िए, जीवन को उनके बाहर से, आउटसाइड से, कक्षा क्लास की जो एक्टिविटी है उसको आउटसाइड से जोड़ा जा रहा है। और यहाँ पर भी ये क्या कह रहा है, उनके आसपास के सभी स्रोतों के ज्ञान का निर्माण करती है। तो ये आंसर सिर्फ ठीक है और ये आंसर हमारा ज़्यादा ठीक है, और हमें ज़्यादा ठीक के साथ ही जाना होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ऐसे क्वेश्चन हमें वहाँ पर बहुत डिफिकल्टी देते हैं, बड़ा ही ध्यान से सोच समझ के करना होता है। चलिए, ये तभी होगा जब एनसीईआरटी प्लस पैडागोजी प्लस थीम्स और प्लस प्रैक्टिस होगी, तभी जाकर आप, ईवीएस सबको इजी लगता है, लेकिन आपको पता है ठीक होंगे तो सारे क्वेश्चंस ठीक हो सकते हैं और गलत हो तो सारे गलत भी हो सकते हैं। इस सब्जेक्ट में ऐसा होता है। अगर आप पूरी तैयारी के साथ गए हैं और बहुत छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को भी याद रख रहे हैं तो बच्चा आराम से इसमें 27, 28, 29, 30 में से 30 भी ले सकता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी बेस है। क्वेश्चन क्या कहता है, घट सीसर जो झील है, लेक के बारे में बता रहा है। घट सीसर से संबंधित कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और नॉट पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। याद रखिएगा, नॉट में 3 चीज़ें पॉजिटिव होती हैं और एक पॉजिटिव होती हैं और एक चीज़ इनकरेक्ट यानी कि नेगेटिव होती है। ध्यान देने वाली बात यह कि एनसीईआरटी कहती है घट सीसर झील जैसलमेर राजस्थान में है। ये वहाँ के राजा घड़सी ने बनाई थी, जैसलमेर के राजा घड़सी ने बनाया था। इसे बनाने कब बनाया गया था, 650 साल पहले बनाया गया था। और ये जो झील है ये क्या है, 9 तालाबों का जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे घड़सीसर कहा जाता है। बट इसका यूज़ आज नहीं है, आज ये सूख चुकी है और इसे इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। तो हमसे नॉट पूछा था, 3 पॉजिटिव थे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव चीज़ पूछी तो हम कह सकते हैं इसका आंसर जो है वो बी है, कि ये तालाब आज भी प्रयोग में है, कोई नहीं यूज़ करता है अब इसको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पैडागोजी का क्वेश्चन आता है। डराने के लिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हैं पर बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बस सिर्फ एक बार रीडिंग करके समझना होता है। क्वेश्चन क्या कहता है, सीमा है, ईवीएस की टीचर है और अपने स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रही है, एक फील्ड ट्रिप रखा है, यानी कि घुमाने के लिए लेकर जा रही है। अच्छी बात है, छोटे बच्चों को घुमाने ले जाना चाहिए। तो यहाँ क्या कहता है, निम्नलिखित में से अगर आप चिड़ियाघर जा रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन उस टाइम पे जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं ना, बड़ा गंदे वाला माइंड खराब करते हैं, बहुत ही गंदे वाला। हम सोचे ए बी सी डी ए बी सी, ऐसे करके सारा ना माइंड बिल्कुल पजल हो जाता है। अगर सही भी है तो भी गलत होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में बड़े पेशेंस के साथ काम लेना है। पहले चारों स्टेटमेंट्स को रीड करना है। पहली स्टेटमेंट कहती है चिड़ियाघर के जानवरों का नाम याद करना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ पर भी ये रिकॉल वर्ड आ जाए, याद करना आ जाए, इसे हम नेगेटिव में काउंट करेंगे। यानी कि सबसे पहले तो मैं इस वाली स्टेटमेंट को उनमें से हटा दूंगी। काम करिए ज़रा जल्दी से, क्या पता हमारा इसी स्टेटमेंट से बहुत ईजी तरीके से निकल जाए। ए स्टेटमेंट इसमें भी आ रही है, ए स्टेटमेंट इसमें भी आ रही है और ए स्टेटमेंट इसमें भी आ रही है। हो गया काम। अब मेरा करेक्ट आंसर क्या बच गया है, डी। टाइम बचा कि नहीं बचा। इस फंडे को ज़रूर अपनाइएगा मैथ्स में भी, और जब इस तरह के क्वेश्चंस हो, क्योंकि ये जो इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए ना, ये आप टाइम को आपका जो है ना यूज़ करने के लिए, कि आप बिजी ज़्यादा हो जाओ और पूरा पेपर सॉल्व ना कर पाओ। इसीलिए हमारे सीटेड वालों की खतरनाक चाल है, लेकिन आपने इसमें फंसना नहीं है।
ध्यान से देखिएगा कितने इजी तरीके से निकल गया है, क्योंकि मेरे शॉर्ट ही है, वो मुझसे पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव चीज़ नहीं पूछ रहा है। अगर उसने नॉट में नहीं पूछा है, करेक्ट उसमें पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या होगा, भाई ये होगा जानवरों से संबंधित अवधारणाएं जोड़ना, बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताना, गुड। परिक्रिया कौशल प्रोसेस में बच्चों को लाना, वेरी गुड। चिड़ियाघर में सीखने का आकलन, बच्चों ने कैसे सीखा का आकलन, ये भी करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी, सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेड सी से। ये भी हमारा एनसीईआरटी की बुक से ही आया है। एनसीईआरटी की बुक जो कहती है डेड सी बताया था। डेड सी है क्या, मैंने वैसे भी आपको ऑलरेडी भी बताया, फिर एक बार बताती हूँ। वैसे तो हमारे वर्ल्ड के सभी सी जो होते हैं वो सॉल्टी होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि वर्ल्ड का सबसे सॉल्टी सी डेड सी है। डेड सी को हम क्या कहते हैं, मृत सागर, या इंग्लिश में डेड सी और हिंदी में हम उसे मृत सागर कहते हैं। इसमें 1 लीटर में कितना नमक पाया जाता है, कम से कम 300 ग्राम नमक पाया जाता है। याद रखिएगा कितना नमक पाया जाता है। ये कौन है, ये है हमारा डेड सी। ठीक है, डेड सी से ही हमारे सीटेट वालों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया और उन्होंने हमें पैडागोजी का एक क्वेश्चन बनाकर दे दिया। आपको एनसीईआरटी का पैडागोजी का क्वेश्चन कराऊं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी। आपने कभी घर में ऑब्जर्व किया है, जब हम नमकीन पानी यानी कि नमक वाले पानी में नींबू डालते हैं तो नींबू ऊपर आ जाता है ना, लेकिन अगर हम उसमें नमक ना डालकर चीनी डालें तो क्या होता है, नींबू नीचे बैठ जाता है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसे ही लकड़ी की एक बड़ी सी नाव जो है पानी में तैर जाती है और लोहे की एक छोटी सी कील जो है वो पानी में डूब जाती है। इसका कारण डेंसिटी है, इसका कारण घनत्व है, यानी कि चीज़ वो डूबती है जो पानी से के वेट से ज़्यादा है। जब पानी का वेट ज़्यादा होगा और चीज़ का कम होगा तो वो चीज़ ऊपर आ जाएगी। डेड सी की कहानी भी यही है। इसमें अगर किसी की बॉडी को मार कर डाल दिया जाए तो बॉडी डूबेगी नहीं, डालने की नहीं सोचना कुछ भी गलत, लेकिन अगर इसमें फॉर एग्जांपल बता रही हूँ डाल दिया जाए तो क्या होगा, बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। सेम इसी से ही इनके माइंड में पैडागोजी का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या कहता है, रवि ने एक गिलास में जल लिया यानी कि पानी लिया और उसमें क्या डाल दिया, नींबू डाल दिया। फिर उसने उस गिलास में नमक डाला, यानी कि नमक वाला पानी है तो नींबू क्या होगा, क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आधा चम्मच एक और डाला, कहने का मतलब है नमकीन पानी है। अभी मैंने बताया था अगर नमकीन पानी है, बात यहाँ डेंसिटी की हो रही है, घनत्व की हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नींबू जो है ऊपर आ जाएगा। तो आप देखिए जरा, नींबू जल के 2 भाग टूट जाएंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। नींबू गिलास के बीचों बीच चला जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं होगा। नींबू जो है जल में डूब जाएगा और नींबू जल में तैरने लगेगा, डूबेगा नहीं। अगर ये पानी मीठा होता तो ये डूब जाता, यहाँ पर ये क्या करने लगेगा, उस पानी में तैरने लगेगा, फ्लोट हो जाएगा और ये क्या करेगा, उसमें तैरने लगेगा। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी से ही है, सारा एनसीईआरटी से है, कुछ भी नहीं है, टाइम रह गया कम। अगर अब तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़ लो एनसीईआरटी को, और अगर फिर भी बुक नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो कम से कम पिछली 2 वीडियोस को ही देख लो, उससे कम से कम 15 मार्क्स का पैडागोजी पार्ट तो एनसीईआरटी पार्ट तो आपका कवर हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एनसीईआरटी 4th की बुक का हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24 या 25, जिसमें हमें वहीदा प्रिज्म के बारे में बताया गया है। क्या आप जानते हैं कि वहीदा प्रिज्म कौन है? पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि वहीदा प्रिज्म कौन है। एनसीईआरटी की ईवीएस की जो बुक है उसमें एक चैप्टर दिया गया है वहीदा। ठीक है, एक लेडी हैं जिनका नाम है वहीदा और उनको पूरा क्या नाम दिया जाता है, उनका नाम पूरा है वहीदा प्रिज्म। प्रिज्म जानते हो, कलर्स का, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। ठीक है, नौसेना में ये डॉक्टर हैं और उनके अनुभव का वर्णन किया गया है। इसे चैप्टर में शामिल करने का हमारे एनसीईआरटी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वहीदा प्रिज्म जो है थन्ना मंडी विलेज जो है डिस्ट्रिक्ट राजौरी ज़िला जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ की रहने वाली है, छोटे से गांव की रहने वाली हैं और ये भारत की फर्स्ट लेडी हैं, पहली महिला हैं जो भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। कितना प्राउड फील कराती हैं कि ये फर्स्ट लेडी हैं जो हमारी भारतीय नौसेना यानी कि आर्मी में क्या है, डॉक्टर हैं। वहीदा ने हमें ये बताया कि जो पूरी परेड होती है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में। और पूरी परेड में जो कमांड दी जाती है, कमांड इन द सेंस कि जो निर्देश दिए जाते हैं वो टोटल कितने होते हैं, वो 36 होते हैं। ये भी याद रखिएगा। इससे पहले वाला जो पेपर आया था उसमें ये पूछा गया था कि वहीदा प्रिज्म ने क्या बताया कि परेड को कितने भागों में बांटा जाता है, 4 पार्ट्स में, यानी कि पूरी परेड को हम कितने पार्ट्स में बांट देते हैं, 4 पार्ट्स में बांट देते हैं। जबकि पूरी जो हमारी परेड होती है उसमें टोटल कितनी कमांड दी जाती हैं, 36। आपको ऑप्शन दे दें, बताइए, 26 दी जाती हैं, 36 दी जाती हैं, 32 दी जाती हैं या 48 दी जाती है। तो नो डाउट अकॉर्डिंग टू वहीदा प्रिज्म टोटल कमांड्स कितनी दी जाती है, 36 दी जाती हैं। तो ये तो हुई जनरल नॉलेज। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अब ये चैप्टर दे दिया एनसीईआरटी, क्यों दे रही है छोटे छोटे बच्चों को वहीदा के बारे में, क्या बताना चाहती है, क्या वो कुछ सिखाना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है, क्या क्या बताना चाह रही है? पहला, उनका अनुभव, यानी कि वो वहीदा के एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहती है। एक छोटे से गांव की एक लड़की जो कहाँ पहुँच गई है, भारतीय नौसेना में पहुँच गई है। क्या रूढ़ियों को चुनौती देती है? बिल्कुल देती है भाई।
हमारी आज भी हमारी सोसाइटी की एक मेंटेलिटी है लड़के और लड़की को लेकर, तो ये चैप्टर उनके लिए बड़ा ही उनको आंसर करने का तरीका है कि सिर्फ कुछ काम सिलेक्टेड काम बॉयज़ के और कुछ सिलेक्टेड काम गर्ल्स के नहीं हैं। यानी कि जो हमारी आर्मी है वहाँ पर सिर्फ बॉयज़ ही नहीं, वहाँ पर गर्ल्स भी जा सकती हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह से सही है। दूसरा कहता है उनकी कहानी सशस्त्र बलों में चिकित्सा अधिकारी के जीवन की झलक देती है। बिल्कुल, पहली लेडी थी और एक लेडी के लिए आर्मी में डॉक्टर होना तो एक अपने आप में एक स्पेशल वर्क है ही, साथ ही वहाँ पर उन लोगों की सेवा, आपको पता है कितना उसमें काम होता है, तो हम कह सकते हैं एक जीवन की झलक दिखाती है, ये भी ठीक है। तीसरा कहता है कि उनके सामने ये कहता है ये समझाना कि प्रिज्म में 7 रंग होते हैं। बिल्कुल नहीं, इसके लिए चैप्टर देने की क्या ज़रूरत थी, हम ऑलरेडी क्लास में प्रिज्म ले आते और बच्चों को दिखा देते। तो ये वाला काम नहीं दिखाना है, नोट में आ जाएगा। उनके सामने आने वाली कठिनाई और उनके से निपटने का तरीका, ये भी पॉजिटिव है। ये भी बताती है एनसीईआरटी, ये भी बताती है, ये भी बताती है। बस ये क्या करती है, ये समझाना कि प्रिज्म में 7 रंगों को दर्शाना, ये नहीं है, ये रोट लर्निंग की तरफ इशारा कर रहा है। सिर्फ कलर्स मुझे बताने हो तो मैं चैप्टर देने की मुझे ज़रूरत ही क्या है, मैं क्या करूँगी, मैं बच्चों को वो चैप्टर क्यों दे रही हूँ, तो ये मैं नहीं करूँगी। अब फिर मेरा वाला फंडा अपनाइए, सी वाली स्टेटमेंट को हटा दीजिए। देखिए सी इसमें है, ठीक है, सी इसमें भी है, और जो है अब मुझे स्क्रीन में दिख नहीं रहा है तो मैं इसके अकॉर्डिंग निकालती हूँ, तो मेरा आंसर जो आता है क्या आएगा, ए बी एंड डी। ठीक है, तो आई थिंक हमारे पास यहाँ पर ए बी एंड डी वाला ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर ए ये रहा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, ए बी भी गलत है। ठीक है, एक मिनट, हम इसको क्या करेंगे, सी हटा देते हैं, सी हट गया है हमारा, उसके बाद सी हमारा इसमें भी था। अब मेरे पास बच गई है ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, बिल्कुल ठीक। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि हमें ये वाला पॉइंट हटा देना है कि ये समझना कि प्रिज्म जो है वो 7 रंगों को दर्शाता है। ये सिर्फ इसका मोटिव नहीं है, इसके लिए इतनी मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं थी कि पूरा चैप्टर ही बना दिया जाए। एक बार फिर से देख लें, क्योंकि गलती ना हो, कभी छोटी सी गलती भी हो जाती है। तो सी जो है वो मेरा बिल्कुल मैंने हटा दिया, इसमें भी था और सी इसमें भी था। अब मेरे पास जो बिल्कुल करेक्ट बची है, ए बची है, बी बची और डी, ए बी एंड डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थीम से आया है और फूड की थीम से आया है। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताऊंगी, जब भी आप कभी भी थीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें रियल लाइफ जैसा कुछ ढूंढने की कोशिश करना। रियल लाइफ का मतलब होता है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हमारी रियल लाइफ से जुड़े हों। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, टीचर है, एक क्या कर रही है, थीम्स पढ़ा रही है, फूड बढ़ाना चाह रही है, और बच्चों से क्या इस तरह पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। क्या करना चाहिए भाई, अगर मैं प्राइमरी लेवल की टीचर हूँ, आपको पता है मेरी क्लास में अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फूड खाया जाता है। अब मैं इस पर क्वेश्चन करी, इंक्वायरी करी, बच्चों से करी, तो मुझे क्या करना चाहिए, छात्रों को उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र बनाना। खाली चित्र बनाने से काम चलेगा क्या, पूछताछ कर रही है वो, पूछताछ तो बोल कर ही करेगी। ठीक है, छात्रों में विभिन्न खाद्य चित्र एकत्रित करना, ये भी पॉजिटिव नहीं है। सैंडविच और ये सब दिखाना, ये तो हमें बच्चों को फास्ट फूड तो खिलाना ही नहीं है। तो 2 तो हमारे साइड हट गए हैं। अब मेरे पास बचे 2। क्या मैं बच्चों को अलग अलग क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट हैं उनके पिक्चर दिखाऊं, उससे वो क्लियर हो जाएगा, या मैं इससे अच्छा ये नहीं है रियल लाइफ से कनेक्ट पूछना, बढ़ावा देना है। तो हम घर में कहते हैं कि आपके घर में कौन को किस किस को क्या क्या चीज़ें पसंद है या ना पसंद है, तो इससे हम पूछताछ कर सकते हैं। तो ये ठीक हो जाएगा और ये ज़्यादा ठीक होगा। तो हम ज़्यादा ठीक के साथ जाएंगे कि छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। इससे क्या हो जाएगा, बच्चों को डिफरेंट फूड के बारे में भी पता चलेगा, और जो क्लासरूम की जो एक्टिविटी है वो बाहर की एक्टिविटी से क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है। माघ बिहू हमारा एक चैप्टर है जिसमें माघ बिहू के बारे में बताया गया। बिहू एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है, असम में मनाया जाता है और ये 2 डेज़ के लिए बनता है। इसका जो सेकंड डे होता है उसको उरिका कहते हैं। और असम में 2 टाइप राइस पाया जाता है, एक होता है बोरा एंड दूसरा होता है चेवा। अभी चेवा की बात ये नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे पास उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। कहता है कि जो स्टेटमेंट ए है, बोरा असम में उपयोग किए जाने वाला धान का एक समान है, कॉमन है। बिल्कुल, बोरा जो है वो कॉमन राइस है, जबकि चेवा जो है वो स्टिकी है, चिपचिपा है। तो चेवा की बात नहीं कर रहे हैं, ये ओनली बोरा की बात कर रहे हैं। तो बोरा क्या है, एक कॉमन राइस है। दूसरा कहता है धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि पानी ठहर जाता है, और चावल की खेती के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। तो ए स्टेटमेंट भी ठीक है और बी स्टेटमेंट भी ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर ट्रू, यानी कि ए और बी दोनों ही सही हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे जब टिप्स मतलब समझ के एनसीईआरटी याद होगी। एनसीईआरटी याद नहीं है तो घूमते रह जाओ कि ए बी सी ठीक है, ए बी ठीक है या ए बी डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्लास 3rd की टीचर है, ठीक है,
अब बच्चों को सिखा रही है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये तो हमारी थीम है भाई, 6 नंबर की जो थीम है, थिंग्स वी मेक एंड डू, चीज़ें कैसे बनती हैं वो सिखा रही है। और इसके लिए वो क्या कर रही है, अपने स्टूडेंट्स को कलरफुल जो ग्लेस पेपर्स होते हैं उनकी पट्टियाँ बता रही है, चटाई बनाना सिखा रही है, ये सारी चीज़ें कर रही है। ये क्या कर रही है, ये सारे पैटर्न्स है भाई, ठीक है। तो किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है और चीज़ें ऐसे ऐसे बनती हैं, ठीक है। ये कह रही है रंग और पैटर्न के बारे में सिखाना और सौंदर्य बोध विकसित करना, बिल्कुल ठीक है। इनमें भी हमारा A B वाला ही सिस्टम है। पहले स्टेटमेंट्स को क्या करो, पॉजिटिव निकाल लीजिए। बच्चों को ये कराना चाहती है, इस गतिविधियों को बुनकर द्वारा की जाने वाली से संबंधित कर रही है। ये भी कर रही है कि उनको बता रही है कि ये काम जो है वो बुनकर करते हैं। चटाई बनाने के लिए चरणों को याद करवाना, ये तो मैं बताती आ रही हूँ कि आपने इस वर्ड को तो समझ ही लेना है कि जहाँ पर भी ये याद करना वाला वर्ड आए ये नेगेटिव टर्म में काउंट होगा। तो नेगेटिव ये मेरा हो गया। तीसरा देखिए जरा एक बार, इसमें आता है आकर्षक रंगों से पेपर चुनना और स्ट्रिप को पूरी तरह से काटना सिखाना, ये भी सिखाती है। अब मैं कॉमन सी बात है, सी मेरा गलत है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है और सी आई थिंक इसमें भी होगा, दिख नहीं रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए काम तो वो कर रही है, बी भी कर रही है और डी भी कर रही है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये तो मुझे लगता है पूरा का पूरा पेपर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ ली उसका पूरा का पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। बात हो रही है अल बिरूनी की। अल बिरूनी एक विदेशी था जो उज्बेकिस्तान से आया था और भारत में बिजनेस करने के पर्पज से आया था। अब ये तो हुई एनसीईआरटी की बात। एनसीईआरटी अल बिरूनी के बारे में हमसे क्या जानना चाह रही है कि अल बिरूनी के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। उस सही उत्तर को चुनिए। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ नहीं लिखा। दूसरा कहता है उसने अपने लेखों में भारत के तालाबों के बारे में प्रशंसा की। अल बिरूनी जहाँ से आए थे आजकल उसे उज्बेकिस्तान कहते हैं, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वो भारत आया था, बिल्कुल। जो अल बिरूनी था वो 1000 साल से पहले आया था, पॉजिटिव। अल बिरूनी जहाँ से आया था उसे उज्बेकिस्तान के नाम से जानते हैं, इज ट्रू, ठीक है। उसने अपने लेखों में भारत के तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की, बिल्कुल ठीक। उसने प्रशंसा की तो लिखा ना, जबकि यहाँ कह रहा है उसने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा और पूछा भी क्या जा रहा है, नॉट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कहता है जोहड़। आपने पद्मावती वाली वो दीपिका पादुकोण वाली मूवी देखी जिसमें वो लेडीज सारी नीचे उतर रही होती हैं, उसे जोहड़ कहा जाता है। और ये क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से पक्की ईंटों का बना हुआ एक होता है जो पानी को स्टोर करने का काम करता है। क्योंकि आपको पता है राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, अब तो फिर भी पानी के बहुत सारे सोर्सेज वहाँ पर हो गए हैं। पहले की अगर बात करें तो जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो पानी को कैसे स्टोर करते थे, इन्हीं जोहड़ में किया जाता था। क्योंकि तालाब भी एक लेवल पे आकर सूख जाता है कुछ है, तो वो पानी को स्टोर करते थे। अब हमसे ये पूछ रहे जोहड़ से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट कहती है यह आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है। क्या ये कुओं के लिए है, नहीं, कुएं का तो अपने आप ही पानी स्टोर हो जाएगा। वह नदियों का पानी इकट्ठा करता है, नदियों का पानी कहाँ इकट्ठा करेगा। ये समुदाय मतलब एक छोटे ग्रुप द्वारा हार्वेस्टिंग, अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पर पढ़ूँ तो यहाँ लिखा हुआ है क्या करता है, हार्वेस्टिंग सिस्टम है, यानी कि पानी को स्टोर करने का। भी तो मैंने बताया आपको कि ये क्या है, पक्की ईंटों के द्वारा बनाया गया क्या था, एक हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिसमें पानी को स्टोर करके काफ़ी टाइम तक के बाद भी यूज़ किया जाता था, फिल्टर करने के लिए नहीं था। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारी थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से मेरे पास आ गया है पोचमपल्ली। अब ये पुराने वाला क्वेश्चन इन्होंने इसमें डाल दिया है। ये कह रहा है पोचमपल्ली कहाँ पर प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया कि जो है आंध्र प्रदेश का नाम अब तेलंगाना कर दिया गया है, लेकिन अगर किसी पेपर पुराने वाला किसी ने उठाकर सेम दे दिया है तो हम इसका करेक्ट आंसर की किसकी तरफ जाएंगे, आंध्र प्रदेश की। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका नाम अब बदल गया है और इसको अब क्या बोला जाता है, इसको अब तेलंगाना के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही का विकल्प करें। दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। हम जब अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं, मतलब आसानी से नहीं पकता है, अपोजिट है, बल्कि टाइम लगता है। अधिक ऊंचाई पर पानी का कथनांक यानी कि वो है बढ़ जाता है, नहीं जी कम हो जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट मेरी रॉन्ग है, यानी कि ए सत्य है आर सत्य गलत हो गया, ए असत्य है ये भी गलत हो गया। दोनों ही सत्य हैं और गलत है, दोनों ही क्या हैं, क्या होती हैं, दोनों ही सत्य हैं और दोनों क्या करती है, स्पष्टीकरण करती हैं। ध्यान से देखिए जरा, ए और आर दोनों सत्य हैं और ए और आर का सही स्पष्टीकरण करती है। थोड़ी सी गड़बड़ है भाई, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कि ए जो है ये तो ठीक है, आसानी से हम क्या कर सकते हैं कि हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ये क्या हो गया, यहाँ पर स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप कर लीजिए असत्य, क्योंकि दोनों सेम दे दी गई हैं, ठीक है। और जो है ये दोनों ए और आर दोनों आ सकते हैं, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी।
क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे जैसे समुद्र की तल की ऊंचाई पे जाना होता है तो टेम्परेचर की वजह से खाना बनाने में ईजी नहीं होता, बल्कि डिफिकल्टी आती है, और अधिक ऊंचाई पे पानी का क्वथनांक क्या होने लगता है, बढ़ता नहीं है, बल्कि टेम्परेचर कम होने लगता है। तो यहाँ पर उल्टी चीज़ दी गई हमें, इसीलिए दोनों गलत हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पक्षियों का, बर्ड्स का अध्ययन किया और ये पाया गया कि कुछ मेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, अभी तो बताया था बिजी मंथ वाले में बहुत सारे बर्ड्स को ऑब्जर्व किया गया और ये पाया गया कि एक मेल बर्ड ऐसा है जो जिसमें फीमेल्स नेस्ट नहीं बनाती, क्या करते हैं, ओनली मेल्स बनाते हैं। वहीं से क्वेश्चन आया है कि वो जो फीमेल होती है वो क्या करती है, सभी नेस्ट को देखती है एंड देन जिसमें जो उसे अच्छा लगता है उसमें वो क्या करती है, एग ले करती है। तो वो कौन है, वो है हमारी वीवर। याद रखिएगा, वीवर बर्ड्स में ओनली मेल्स जो होते हैं वही नेस्ट बनाते हैं, फीमेल्स कभी भी नेस्ट नहीं बनाती। कलचिड़ी बता चुकी हूँ, इंडियन रॉबिन है, कहीं पर भी जगह देखेगी जहाँ पर भी उसे खाली जगह मिलेगी वहाँ अपना नेस्ट बना लेगी। शक्करखोरा सनबर्ड जो होता है वो पेड़ पर उल्टी टहना लटकते हुए घोंसला बनाता है। दर्जन चिड़िया टेलर बर्ड होती है, 2 लीव्स को आपस में सिलती है और क्या करती है, अपना नेस्ट बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से थीम से आ गया है, फिर से ध्यान दीजिएगा कौन सी स्टेटमेंट सही और कौन सी गलत है। पहला कहता है थीम्स परिवार और मित्र, ईवीएस में एक प्रमुख थीम है, बिल्कुल थीम है। फैमिली एंड फ्रेंड हमारी एक क्या है, थीम है। और पौधे और जानवर, प्लांट एंड एनिमल्स परिवार और उसकी उप थीम है, बिल्कुल करेक्ट कह रहा है भाई। हमारी एक थीम है क्या, जिसका नाम है फैमिली एंड फ्रेंड, जिसकी सब थीम में प्लांट्स भी आते हैं, पौधे भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। तो पूरी तरह से ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट मेरी सही है। थीम्स के द्वारा मनुष्य के जीवन को अन्य चीज़ों से जोड़ा जाता है, बिल्कुल। हम जब थीम्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम बच्चों को उसकी रियल लाइफ से क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट। तो बोथ आर ट्रू, ठीक है। और जो रीज़न है वो क्या करता है, ऊपर वाली स्टेटमेंट को सही ढंग से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ढूंढ लीजिए आंसर क्या है। जो अभिकथन है वो सही है और ये गलत है, गलत तो इनमें से कोई भी नहीं, तो हम गलत गलत वाली चीज़ें हटा देते हैं। ये भी नॉट है, 3 नेगेटिव निकल गई, 100% श्योरिटी के साथ आंसर निकल गया कि दोनों ही सही हैं, और जो रीज़न है वो क्या कर रहा है, उसकी सही ढंग से उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये वाला तरीका अपनाइए और अपनी कन्फ्यूज़न से बच जाइए। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट फिर से हमारा जो असेसमेंट अप्रोच है, जो हमारी एनसीईआरटी है वो क्या कहती है, याद कर लीजिएगा 9 से 10 ही हैं, आप उनको बिल्कुल अच्छी तरह समझ के जाएंगे तो आप नेगेटिव चीज़ को आराम से निकाल पाएंगे कि एज अ ईवीएस टीचर मुझे कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। तो देखो जरा, सबसे पहले हमें क्या क्या काम नहीं करना, यहाँ भी वही चीज़ पूछ रहा है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या और पानी को अनुमानित मात्रा बताने के लिए हमें घर और पड़ोस का सर्वेक्षण किया, यानी कि सर्वे किया, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा रही है। फिर से वही चीज़ें निकाल दीजिए, ठीक है। प्रोडिक्शन नहीं करेंगे, और यहाँ पर हम जो है बच्चों से क्या करेंगे, जो इन्फेयरिंग भी नहीं करेंगे, हटा देंगे। परिणाम निकालना हटा दीजिए, ये इन्फेयरिंग हट गया। दूसरा यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था प्रोडिक्शन यानी कि अनुमान लगाना भी हटा देंगे, क्योंकि प्रयोग भी है और अवलोकन है। तो सिंपल सी बात है, सेंसिटिविटी तो रहेगी, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता तो होगी, क्वेश्चन भी बच्चा पूछेगा और एप्लीकेशन भी करेगा। सेम हमारा उसी की तरह आंसर निकलेगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। इस क्वेश्चन को आपने करना क्या है, मैंने जो बताया समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक स्टार्टिंग का पेज देखिएगा, 1 2 3 4 पेज पे ही एक येलो कलर का बहुत बड़ा बॉक्स बना हुआ है, उसमें हमें दिए गए हैं असेसमेंट की अप्रोचेस। आप इसको उससे मिलाइएगा, आपको जो मैंने यहाँ पे जो कैन नोट में निकाले हैं आसानी से पता चल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब पूछ रहा है, एक मैपिंग से आता है चैप्टर, जो एनसीईआरटी की बुक है हमारी 4th की जो बुक है, एनसीईआरटी 4th की बुक कहती है कि मैपिंग ओमना की जर्नी है, जिसमें हम अहमदाबाद गुजरात के बारे में पढ़ा है। वहाँ पे हमने मलयालम भी पढ़ी है। मलयालम में 2 वर्ड यूज़ होते हैं, एक अमूमा एंड एक वली अम्मा। अमूमा जो है वो माँ की माँ को कहा जाता है, और वली अम्मा जो है वो माँ की जो एल्डर सिस्टर होती है, बड़ी बहन को कहा जाता है। उसी चैप्टर से हमें एक क्वेश्चन बनाकर दे दिया गया। ये कह रहा है हरियाणा के जो सीमांतवर्ती यानी कि नियर बाय कौन कौन सी स्टेट्स हैं। याद रखिएगा कि जो है बिहार दूर पड़ता है, ठीक है, तो बिहार भी दूर पड़ता है, 2 हट गए। दूसरा मध्य प्रदेश भी दूर पड़ता है, जो बिल्कुल नियर बाय हैं वो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अब इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपको आना चाहिए मैपिंग, यानी कि इंडिया का मैप रट लो कि कौन से स्टेट किधर है और कैसे है। फिर से एनसीईआरटी बेस हनी बीज के बारे में, अनीता की स्टोरी तो आप लोगों ने सुनी होगी हनी बीज के बारे में। चलिए ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं अगर आपसे पूछूं तो बताइए हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खी पालन किस राज्य में किया जाता है और क्यों किया जाता है, और इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, और इसके आप इनके बारे में और क्या जानते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो वैसे तो मधुमक्खी पालन कहीं पे भी हो जाएगा, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है मुजफ्फरपुर ज़िले बिहार में होता है। यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर लीची के जो ट्रीज़ होते हैं वो बड़ी मात्रा में मिलते हैं, क्योंकि लीची मधुमक्खियों को शहद बनाने के लिए कुछ लिक्विड पार्ट चाहिए, और वो उन्हें कहाँ से मिलता है, लीची फ्लावर्स से मिलता है।
और जो लीची के फ्लावर्स हैं उनके ऊपर जो फूल आने का काम करते हैं वो फैब में आते हैं। एनसीईआरटी ने हमें बताया कि बी कीपिंग का, मधुमक्खी पालन का जो सबसे सही टाइम है अक्टूबर से दिसंबर का माना जाता है। जब सीटेट 2011 में पहली बार आया था तब से लेकर हर एक पेपर के गैप में इस बार ये डाल दिया, हो सकता है इस बार जो दिसंबर में आपका एग्जाम आ रहा है उसमें क्या करें, ये फिर से पूछ ले कि मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय, सही मंथ कौन सा है। तो याद रखिएगा अक्टूबर से दिसंबर के मंथ को मधुमक्खी पालन का सबसे सही समय माना जाता है। नंबर 1 क्या कहता है, अब ये हमें कह रहा है बी कीपिंग के छत्तों के बारे में क्या बता रहा है कि 4 स्टेटमेंट दी गई है और आपने बताना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। अगर एनसीईआरटी ना पढ़ी हो ना तो उसको ये लगेगा कि चारों सही हैं, लेकिन अगर किसी ने एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ी है तो वो आराम से 2 गलत स्टेटमेंट्स को पहचान लेगा। कैसे पहचानेगा, देखिए ज़रा, मधुमक्खी शहद के छत्तों में रहती हैं, शहद के छत्तों के अंदर। अब जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी उसके लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन जिसने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी ने हमें कहीं पर भी ये वाली लाइन ऐड करके नहीं दी। हाँ, उसने हमें ये ज़रूर बताया कि हर छत्ते में एक क्वीन होती है जो एग लेग करने का काम करती है। दूसरा है छत्ते में कुछ नर मक्खी यानी कि मेल भी होते हैं, बट वो कोई स्पेशल काम नहीं करते, बल्कि उन्हें तो बेचारों को घर से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ कौन होती है, क्वींस होती है, यंग वंस होते हैं और जो सर्वेंट्स होती है वही होती हैं। अदरवाइज एलिफेंट्स की तरह यहाँ भी जो मेल हनीबीज होते हैं उनको यहाँ से लीव करना पड़ता है। तो ये 2 स्टेटमेंट, आधी ये गलत थी आधी ठीक थी, तो मेरी 2 तो साइड हट गई। अब कहते हैं तीसरी बात क्या कहती है कि छत्ते में जो फीमेल मक्खी होती है वो क्या करती है, यानी कि फैमिली में मैंने अभी बताया फीमेल क्या है, मक्खियाँ हैं और उसमें क्वीन भी होती है, यानी कि अधिकांश क्या है, फीमेल्स ही हैं जो क्या करते हैं दिन भर बच्चों को पालने का। सर्वेंट्स की बात हो रही है कि बड़ी मात्रा में जो है जो सर्वेंट वाली हनी बीज है वो होती हैं, बेबीज़ को रखना और शहद बनाना और पूरा ऑलमोस्ट जो भी काम होता है वो सारा का सारा किन से किया जाता है, इन्हीं से। ये 100% ट्रू है। दूसरा आता है श्रमिक मक्खियाँ शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची। अभी तो मैंने बताया कि जो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है वहाँ पर लीची ट्रीज बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, तो ये भी मेरी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। फिर भी कन्फ्यूज़न है तो मेरा वाला तरीका अपनाइए। मैं ऑलरेडी 2 गलत और 2 सही पहचान चुकी हूँ क्योंकि मुझे एनसीईआरटी के बारे में पता है। अब मैं कह रही हूँ बी गलत है, ठीक है, तो बी हट गया। मैं कह रही हूँ ए गलत है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, 3 ए हट गए। अब आपको यहाँ आंसर दिख नहीं रहा है तो हम आंसर लिख देते हैं कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी एंड डी। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी एंड डी, 4th इसका आंसर हो जाएगा। इसके लिए भी एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए अब आता है थोड़ा सा पेडागोजिकल सीडीपी के को यूज़ करते हुए ईवीएस का क्वेश्चन। ठीक है, ईवीएस की एक टीचर है और बच्चों को क्या कर रही है, सोचो और आंसर करो, यानी कि इमेजिनेशन की दुनिया में लेकर जा रही है, थिंक एंड आंसर की बात कर रही है। स्टूडेंट से क्या कह रही है, थिंक एंड आंसर, सोचिए और आंसर करिए। ऐसा करके वो क्या करना चाह रही है भाई, ठीक है, कि हम सर्दियों के दौरान उन्हीं कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, फील करते हैं। गर्मियों में तो नहीं पहने जाते ये हम, और सर्दियों में हम डबल डबल क्या 3-3 4-4 पहन लेते हैं ना, ऐसा क्यों। यहाँ पर वो सिखा रही है टेस्टिंग। याद रखिएगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था जब भी किसी चीज़ को जांचा जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, विश्लेषण। ठीक है, यहाँ पर टीचर क्या करना चाह रही है, विश्लेषण। यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा इंग्लिश में और हिंदी में गड़बड़ हो गई है, एनालिटिकल क्वेश्चंस करने की बात कर रही है, इसका आंसर सी होगा। इंग्लिश के अकॉर्डिंग सी है, बट हिंदी में जहाँ हमारे ऑप्शन दे रखा है वो वहाँ पर क्या है, इसको एनालिटिकल को हम हिंदी में विश्लेषण ही कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जो कि ईवीएस से रिलेटेड नहीं है, हिस्ट्री से रिलेटेड है। बट अब आप एनसीईआरटी वालों को ये नहीं कह सकते हो कि ईवीएस में ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया, क्योंकि जैसे 5th की बुक कंप्लीट होगी तो बच्चा जाएगा 6th में, और जैसे वो 6th में जाएगा जो पहला हिस्ट्री का चैप्टर है उसमें इसके बारे में दिया गया है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ए और बी दोनों को ध्यान से पढ़ो और आप बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी। ये कहता है लगभग 4700 साल पहले, यानी कि 4700 ईयर्स पहले सिंधु जो रिवर थी और जो उसकी हेल्पिंग रिवर्स थी, सहायक नदियाँ थी, वहाँ पर अर्लियर स्टेट बने। बिल्कुल ठीक कह रहा है, सबसे पहले जो अर्लियर स्टेट आरंभिक राज्य बने थे वो सिंधु रिवर के पास में ही बने थे। तो ए आर ट्रू, यानी कि ए जो स्टेटमेंट है वो हमारी ठीक है। दूसरा कहता है गंगा और जो इसकी सहायक नदियाँ थी उनके नियर बाय जो सिटीज़ बनी, जो नगर बने, वो 1500 नहीं बने थे, याद रखिएगा वो 2500 में बने थे। यहाँ पर ये डेट गलत मेंशन है, यानी कि बी जो है वो गलत है, ए है जो ठीक है। अब आंसर ढूंढिए, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है किंतु ए तो गलत है ही नहीं, दोनों सही है, दोनों भी सही नहीं है और दोनों ही गलत नहीं है। कौन सी सही है, ए सही है और बी जो है हमारी गलत है। तो ये हमने की एनसीईआरटी की प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे ही आगे आने वाली जो भी वीडियो सीटेट की आएंगी अब उसमें प्रैक्टिस ही ली जाएगी और ट्रिकी ही बताया जाएगा, और एक क्लास आपकी वो भी होगी जिसमें हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स की बात करेंगे, जो कि हमारे सीटेट का एक फॉर्मेट होता है।
सीटेट में कुछ चीज़ें आप ऐसी बेसिक सीख कर जाइए, कुछ तरीका ऐसा सीख कर जाइए कि आप फर्स्ट टाइम भी अगर सीटेट देने जा रहे हो तो आपका पेपर क्लियर हो जाए। तो वो आपको जो है आज की क्लास में तो नहीं, आगे आने वाली वीडियोज़ में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशंस को और प्रैक्टिस चाहते हैं और अपना टीचिंग पार्ट बेटर करना चाहते हैं और मोर वीडियोज़ चाहते हैं तो आप इन सभी साइट पर जाकर इनको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।